चलें जी, अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा जी, अली सर। सर कोर्स कंप्लीट हो गया। बासिल नवीद। नहीं, एक आध टॉपिक अभी रहता है जी। बासिल नवीद, बासिल नवीद, बासिल नवीद था तो सही यार। यस सर था। उसके तो फ़ोन पे, बल्कि वो भी था, क्या नाम है यार उसका, वहाज। ज़्यादा जो था वो वहाज आरिफ भी था। हाँ। सर वो क्लास में है, म्यूट करके भूल गया। सर प्रेजेंट। अच्छा, निकम्मे और निकम्मे, और बोलते क्यों नहीं हो? सर काफ़ी सर स्टूडेंट्स हैं जिनके सर वो प्रॉब्लम्स है सर क्वेश्चन में, तो वो फिर मैं आपको सारे सेंड कर दूँ। वो ग्रुप नहीं है यार, वो जो तुम लोगों का बना हुआ? यस सर, वो ग्रुप बना हुआ है सर, वो उसी में ही उन्होंने क्या हाँ, तो कहते हैं भेजो सेंड ना किए उसमें। जिन क्वेश्चंस में उनकी प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, ग्रुप में भेजें, जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है वो वहाँ हम करते हैं डिस्कस। सर मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो 9.1 है, 2 है और 3 और 7 है। यार ये चैप्टर कौन सा है 9, पहले तो ये बताओ ना। सर वो प्लांट वाला। प्लांट वाला, अच्छा प्लांट वाले में कौन सा मसला? ये प्लांट वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। ओह, पहले तो अटेंडेंस ले लेना यार। साकिब हुसैन ताबिश। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, हादिया नज़ीर। प्रेजेंट सर। हसनात अली, हसनात अली नहीं है? अच्छा, है सर, ये उसी का मोहम्मद, माइक अनम्यूट हुआ है। प्रेजेंट ठीक हो सर। गया। अब्दुल्ला बिन एजाज। यस सर प्रेजेंट। अहमद हसन प्रेजेंट सर। है। हसन सादिक, हसन सादिक। अच्छा, मोहम्मद मुआज। प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। मुदस्सिर अब्बास। प्रेजेंट सर। उस्मान सागिर, उस्मान असगर। यस सर प्रेजेंट। ठीक हो गया। शायान दस्तगीर, शायान दस्तगीर। यार शायान था नहीं क्लास में? शायान, शायान था तो सही यार, नहीं है। चलो, सैयद अली अब्बास। सर वो क्लास ही में है, उसका माइक नहीं ऑन हो रहा। क्लास में मुझे नज़र नहीं आ रहा शायान। एस में खाली अली अब्बास है, साकिब हुसैन है, साकिब तारिक है, सैयदा उनैज़ा है। इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। मैं अली अब्बास ही की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सैयद अली अब्बास नकवी, अली अब्बास नकवी। उनैज़ा शाहिद, प्रेजेंट सर। शानजा आफाक, शानजा आफाक। इश्तियाक अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद भुट्टा, प्रेजेंट। नुमान अंसर, प्रेजेंट सर। वहाज आरिफ, प्रेजेंट सर। बुशरा बतूल, बुशरा बतूल।
नायाब भट्टी, प्रेजेंट सर। फुजैल शफीक, फुजैल शफीक, सर फजैल गांव गया हुआ है, उसने कहा था आपको बता दूं, वहाँ पे नेट नहीं आता उसका। अच्छा। गयूर अब्बास, खैरियत से गया था गाँव? सर फौतगी हो गई है। अच्छा, अल्लाह उन पर रहम करे जिनकी फौतगी हुई है। गयूर अब्बास, गयूर अब्बास साहब भी नहीं है। मोहम्मद हैदर अली, Present, sir. अच्छा, फिर है अब्दुल हसी, Present. ईमान एजाज, प्रेजेंट सर। शानजा इलियास, प्रेजेंट सर। जीरक जावेद, जीरक जावेद, अहमद जावेद, खुशफ काजमी, मसूद खालिक, Present, sir. हमजा हमजा महमूद, Present, sir. राजा मोइज बहराम, Present, sir. हैदर मुनीर, हैदर मुनीर, अवैस शाहिद, प्रेजेंट सर। मोइज रमज़ान, Present, sir. जरशीना राशिद, प्रेजेंट सर। खान शहबाज, खान शहबाज, इकरा शाहिद, प्रेजेंट सर। उसामा शकील, प्रेजेंट सर। साकिब तारिक, Yes, sir. Present. ज़ेबुर रहमान, प्रेजेंट सर। मलाइका जहरा, प्रेजेंट सर। ईमान जमुरुद, ईमान जमुरुद, ईमान जमुरुद नहीं। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो नो रही। सर। No, sir. अब हो गई सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था वो प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला। इसमें किस जगह पे इशू है? सर 9.1A। अच्छा यार, एक बात और भी याद रखना, अभी जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी, बाकी क्वेश्चंस में, बाकी चैप्टर में भी ना, जो जो प्रॉब्लम आती रहेगी साथ साथ पूछते रहना है, ताकि उसको अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो हम उसको साथ साथ सॉल्व करते रहें। अच्छा, एक्सरसाइज तो नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी। Sir, problems हैं. अच्छा जी, अब इसमें है विलमेट कॉलेज रिसेंटली परचेज न्यू कंप्यूटिंग इक्विपमेंट फॉर इट्स लाइब्रेरी। The following information refers to the purchase and installation of this computer. The list price of the equipment was 2,75,000. However, Wilmette College qualified for an education discount of 25,000. It paid 50,000 cash for the equipment and issued a 3-month 9% note payable for the remaining balance. The note plus accrued interest charges of 4,500 was paid promptly at the maturity date. अब पहली चीज़ तो ये है कि ये जो 2,75,000 का इक्विपमेंट, जो भी मोबाइल जो भी हमारा कंप्यूटर इक्विपमेंट है, 25,000 तो हमें वैसे ही डिस्काउंट मिला है। तो बेसिकली जो इक्विपमेंट है
वो इक्विपमेंट 2,50,000 का है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल ऐसे है, डिस्काउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है, एक ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ये बात इसलिए जहन में रखना ज़रूरी है कि इन्वेंट्रीज के केस में भी ऐसे होगा कि एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है। तो हमने 2,75,000 में से 25,000 माइनस किए, तो 2,50,000 बेसिकली अमाउंट पीछे रह गई। मेट्रो और CSD, पंजाब कैश एंड कैरी, मदीना कैश एंड कैरी वगैरह जो भी कैश एंड कैरीज हैं, वॉलमार्ट है, जो भी है, उसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस होती है, एक वो अमाउंट है जिस पे वो आपको दी जा रही है। लिस्ट प्राइस वो है जो कि उसके ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में होती है कि ये प्रोडक्ट इतने की बेची जाएगी, और इस प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है, जो लिस्ट प्राइस और जो एक्चुअल जिस पे वो बेच रहे हैं, ये जो डिस्काउंट होता है इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। बल्क में कोई चीज़ परचेज कर ली तो तब भी आपको ये दिया जा सकता है कि भाई वो जो नहीं 6 के साथ 1 फ्री, तो वो बेसिकली यही चीज़ होती है कि भाई वो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी भी है कि भाई मुफ्त की एक चीज़ भी दे रहे हैं और साथ में ये भी कर रहे हैं कि हम आपको इतना आप परचेज करेंगे तो 1 फ्री मिलेगा आपको। या जो डील्स वगैरह वो जो लगी हुई होती हैं समटाइम्स सिर्फ ये चीज़ इन दिनों में बनाई जाएगी, इसके अलावा चीज़ नहीं बनाई जाएगी, और वगैरह वगैरह। खैर, तो इस किस्म का जो डिस्काउंट है जो कि कैश सेल या कैश परचेज पे दिया जा रहा है, उसको हम कहते होते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये बेसिकली इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। तो आप रिकॉर्ड ही 2,50,000 पे करेंगे वो जो जी जी सर जो एजुकेशनल डिस्काउंट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट ही कंसिडर है? यार इस केस में ना वो इसको एजुकेशन डिस्काउंट कह रहा है। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वो इसको एजुकेशन डिस्काउंट ही कहें, बस वो उनको बीइंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट 25,000 को दे दिया। ये ट्रेड डिस्काउंट, इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी और इक्विपमेंट डायरेक्टली ही 2,50,000 का रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है। इफ्तिखार भाई सर चाय बना देंगे ज़रा खूबसूरत से। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि आप मेट्रो चले जाएं या आगे पीछे, जब आप तो एक चीज़ की वो प्राइस है जो कि उसके ऊपर लिखी भी है, एक वो प्राइस है जिस पे वो असल में आपको बेच रहे होते हैं। तो अब जैसे इन्होंने इनको 2.5 लाख रुपए की बेची होगी, 2,50,000 का ये बेचा होगा, तो आपके लिए तो वो चीज़ 2,50,000 की है, 2,75,000 की तो नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह का कुछ वो सिचुएशन हो रही हो कि जब वो कैश सेल या परचेज हो रही हो, तो उसमें फिर वो ये है कि आप चीज़ को उसकी जो फाइनल जो प्राइस है, उस फाइनल प्राइस पे जो है वो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, रादर देन के पहले 2,75,000 पे रिकॉर्ड करें, फिर आप 25,000 का डिस्काउंट रिकॉर्ड करें और फिर बाकी मामला हैं। तो खैर, कहने का मकसद कि पहली चीज़ कि ये 2,50,000 पे रिकॉर्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बेशक उसने सिर्फ आउट ऑफ द 2,50,000 उसने सिर्फ वो पे किए हैं, कैश में पे किए हैं, रिमेनिंग कैश में पे नहीं किया। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम जानते हैं कि चीज़ बेशक कैश में हुई हो या ना हुई हो, मशीन तो उसने ले लिया ना, तो मशीन डेबिट हो जाएगी 2,50,000 से,
कैश क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से, और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी, जो कि 2 लाख है, वो बेसिकली नोट पेबल के तौर पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, Okay, sir. in addition to the amounts described in 1, Wilmot paid sales tax of 50,000 at the date of purchase. अच्छा, सेल्स टैक्स क्योंकि इन्वेंट्रीज के केस में रिकवरेबल होता है, ये उसका बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का नहीं, बीबीए का। अच्छा, ठीक है, इस पर बस साइन ही करने हैं ना, और तो कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी देख लेते हैं, अच्छा, सेल्स टैक्स जो इन्वेंट्री के केस में होता यूं है कि वो रिकवरेबल होता है। आप जिससे ख़रीद रहे हैं चीज़, उसको आपने सेल्स टैक्स पे किया है, और फिर आप ख़रीदने के बाद जब उसको पे करेंगे तो उस टाइम पे वो जो सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है वो आपको रिकवर हो जाएगी। तो इन्वेंट्रीज के केस में सेल्स टैक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या यूनिट कॉस्ट में ऐड नहीं की जाती, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के केस में सेल, क्योंकि आपने आगे बेचना तो है नहीं है फिलहाल, आपने तो उसको इस्तेमाल करना है, तो इस केस में क्योंकि सेल्स टैक्स रिकवरेबल नहीं है तो ये भी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। यानी 2,50,000 यहाँ से पहले पॉइंट से हमारे पास आए थे, और 15,000 सेकेंड पॉइंट से ये दोनों उसमें ऐड हो गए। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द इक्विपमेंट टोटल्ड 1,000। फ्रेट चार्जेस भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जब तक इक्विपमेंट परचेज करने से लेके आपके पास पहुंच नहीं जाता और इंस्टॉल होके वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, तो जितनी कॉस्ट भी है वो उसकी उसमें ऐड की जाती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिलेटेड टू द इक्विपमेंट 15,000 ऐड हो जाएगी। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वन ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल्स वाज एक्सीडेंटली डैमेज्ड बाय अ लाइब्रेरी एम्प्लॉई, इट कॉस्ट 500 टू रिपेयर दिस डैमेज। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलती रहती है। As soon as the computers were installed, the college paid 4,000 to print admission brochures featuring the library's new state-of-the-art computing facilities. ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, although, thank you sir, although के आप इसको as a separate expense, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहते होते हैं, ये ट्रीट एसेट्स की तरह ही होते हैं। ये कहीं नोट कर लें अपने पास, कहीं डायरी में, अगर कोई आप में से कोई लेक्चर सुन रहा है तो वो ये अपने पास नोट कर लें। अहमद सुन रहे हो यार? यस सर, यस सर, यस यस सर, सुन रहे हैं। ये नोट करें कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या डेफर्ड कॉस्ट क्या चीज़ होती है। सर जी जी, आप बोले ये बताएं सर, आप बोलें फिर बताता हूँ। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा बहुत दफ़ा कि आईफोन लॉन्च हुआ, जब भी नया मॉडल लॉन्च होता है तो उस पर बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और उस हैवी एडवर्टाइजमेंट का आने वाले कई सालों तक फ़ायदा इस लिहाज से होता रहता है कि लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये नया मॉडल इंस्टॉल हो गया, कह गया, नया मॉडल जो है वो लॉन्च हो गया और अब हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में या यूनिट की कॉस्ट में ऐड हम नहीं करते, बल्कि हम उसको एज अ सेपरेट एसेट ट्रीट करते हैं और उसको डेफर्ड कॉस्ट कहा जाता। ठीक है सर, नहीं समझ आया, दोबारा बता दें। एक बार फिर से बता देते हैं कि जब भी आपने किसी नई प्रोडक्ट की लॉन्च पे, जैसे मैंने एग्जांपल आईफोन की दी, कि उस पे लॉन्च पे वो बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं,
मसलन अब एक ज़रा थोड़ी सी दूर की मिसाल दे रहा हूँ। आईफोन 11 जब आया था, आईफोन 10 जब आया था, उससे भी ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आईफोन 10 जब आया था तो उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए थे और एडवर्टीजमेंट भी देखी थी कि भाई आपने कि भाई इसमें ये फीचर्स हैं और इस तरह के फीचर्स हैं। और लेकिन अब आपको आईफोन एक्स की कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट नज़र नहीं आती, लेकिन लोगों को अभी तक पता है कि आईफोन एक्स रिलीज़ हुआ था। इस किस्म की इनिशियल एडवर्टीजमेंट जो कि किसी प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड की जाती है, ऐसी इनिशियल एडवर्टीजमेंट को हम एज अ सेपरेट एसेट ट्रीट करते हैं। हम उस एसेट की कॉस्ट में, मोबाइल की कॉस्ट में ये वाली एडवर्टीजमेंट ऐड नहीं की जाएगी। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं फिर भी दोहरा सकता हूँ। सर वो तो आ गई है, लेकिन इसमें हम क्यों नहीं लिख सकते सर? इसकी वजह भी जो होती है कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते जनरल एंट्री में? नहीं, जर्नल एंट्री में तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। जर्नल एंट्री में तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। और हम इसको आप कह रहे इनिशियल, हैं हाँ, हाँ मैं दो मुख्तलिफ बातें कर रहा हूँ। हाँ जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस 4000 को हम रिकॉर्ड तो करेंगे भाई, यहाँ तक तो बात कंफर्म हो गई कि ये 4000 रिकॉर्ड ज़रूर होगा। लेकिन ये रिकॉर्ड किस तरह होगा? क्या हम इसको 4000 को कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, 2.5 लाख रुपए में ऐड करेंगे, या हम इस 4000 को एज अ सेपरेट एसेट के तौर पे लिखा जाए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको 2.5 लाख बेसिकली 2,50,000 होते हैं। हम 2,50,000 जो कंप्यूटर की कॉस्ट थी, जो कि हमने यहाँ ऊपर देखी, इस 2,50,000 में 2,75,000 माइनस 25,000 का जो हमें डिस्काउंट मिला था, तो 2,50,000 में हम इसको ऐड नहीं करेंगे और हम इसको कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। ये 4,000 कंप्यूटर इंस्टॉल हो गया है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब हमने सिर्फ उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है कि लोगों को ये पता लग जाए कि ये जो एसेट है ये अब हमारे पास ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि हम इसको रेडी टू सेल या रेडी टू ऑपरेट करने लगे। इस किस्म के केसेस में ये जो 4,000 है रिकॉर्ड ये ज़रूर होंगे, एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। हम इसको एज अ सेपरेट एसेट ट्रीट करेंगे ठीक और इनको टेक्निकली डेफर्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो भी इसके नीचे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा अकॉर्डिंगली। सवाल सर एक और सवाल है। जी बोले। सर सेल टैक्स को कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में शामिल क्यों करेंगे? इस वाले केस में क्यों करेंगे? ये कौन पूछ रहा है? सर अहमद। यार सेल्स टैक्स आम तौर पे ना रिकवरेबल होता है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? सर मतलब रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल होता है। और वो कैसे होता है? सपोज कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, किस किस्म का बिजनेस करना चाहोगे अहमद? सर प्रॉपर्टी। अब जब तुमने प्रॉपर्टी खरीदी तो तुमने ऑब्वियसली खरीदते हुए तुमने टैक्स पे किया होगा, जिससे भी खरीदी होगी टैक्स पे करके और प्रॉपर्टी तुमने परचेज की होगी। सपोज कि 10 लाख 50 लाख काम कर लेते, सपोज 50 लाख का आपने खरीदा एक पीस ऑफ लैंड, और सपोज उसके ऊपर आपने जो 5% आपने उसके ऊपर पे की, ड्यूटी पे की, तो 5% बेसिकली उसका 2,50,000 बन जाएगा। तो टोटल चीज़ आपके लिए कितने की हो गई? 52 लाख और 50,000। हम इसको ज़रा आसान कर लेते हैं। जाके चीज़ 50 लाख के लिए 10% का सेल्स टैक्स पे किया, तो 10% 50 लाख का 5 लाख बनता है। तो इसका मतलब है कि 55 लाख 55 लाख की वो पीस ऑफ लैंड आपके लिए हो गया। अब जब आप बेचेंगे इसको तो चीज़ तो 50 लाख की थी, सपोज आपने वो चीज़ बेची 60 लाख की, तो अब जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे वो उसकी 50 लाख की अमाउंट के हिसाब से नहीं, 60 लाख की अमाउंट के हिसाब से होना चाहिए। तो आपने पे भी किया था, जिससे आपने प्लॉट ख़रीदा था उसको आपने टैक्स पे किया था, जिसको आपने बेचा उससे आपने टैक्स कलेक्ट किया, वसूल किया, सेल्स टैक्स जो है।
तो इस तरह आपकी पे की हुई अमाउंट आपको, जब आपने सेलर से टैक्स वसूल किया तो आपको रिकवर हो गई, तो हम कॉस्ट की कैलकुलेशन में उसको शामिल नहीं करते होते। लेकिन इक्विपमेंट के केस में आपने इक्विपमेंट इस्तेमाल के लिए लिया है, आपने इक्विपमेंट बेचने के लिए नहीं लिया। तो आप इक्विपमेंट क्योंकि इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो टैक्स तुमने पे तो किया होगा, लेकिन वो तुम्हें रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बेचोगे तो रिकवर होगा ना। अब बेचोगे, पैसे आएंगे मीन्स कि आपको रिकवरी हो जाएगी उस टैक्स की जो कि आपने पहले पे किया है। इस वजह से इन्वेंट्रीज के केस में तो क्योंकि टू वे ट्रैफिक चल रही होती है, आप चीज़ आपने ख़रीदी भी है और आप चीज़ बेच भी रहे हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन है, तो इस केस में तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन नॉन करंट एसेट्स के केस में इक्विपमेंट हो गया, पीस ऑफ लैंड हो गया, व्हीकल हो गई, मशीनरी हो गई, आपने क्योंकि वो चीज़ बेचने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए रखी हुई है, तो वहाँ पे फिर सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब क्लियर? यस सर, क्लियर है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सो जी, इन्वेंट्रीज वाले टॉपिक पे आप पहुंचे हैं अभी तक या नहीं पहुंचे? वो एक यार, वो पीछे वाले वो जो हम कर रहे थे ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स वाला जो चैप्टर था, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हमारी उसमें रहती हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन, तो मैंने उसमें से आपको करवा दी थी। और हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पे भी बात कर ली थी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारा रहता है टॉपिक, तो वो अभी आपको नेक्स्ट हमारी वो जो क्लास है उसमें फिर ये होगा कि हम उसको कवर कर लेंगे। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एक जो पिछली क्लास थी वो हमारी मिस हुई थी, उसकी हमने मेकअप भी कर ली। ओके सर। हाँ, तो वो फिर हम इस तरह कर लेंगे, सैटरडे को हम फिर उसकी मेकअप कर लेंगे, ठीक है? ये जो कमिंग सैटरडे आपने मुझे वो बस फ्राइडे को, अहमद आपकी फिर ड्यूटी लगा दूँ यार, CR और GR तो दोनों आज नहीं है, तो मुझे रिमाइंडर के लिए आपने मैसेज कर देना फ्राइडे को, ठीक है? ओके सर। जो है वो क्लास। अच्छा, ये जो इन्वेंट्रीज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने डायरेक्टली डिस्कस नहीं की हैं। असाइनमेंट देने का जो मेन पर्पस था, वो मेन पर्पस ये था कि जब इस किस्म की चीज़ें जो कि हमने डायरेक्टली डिस्कस नहीं की हुई, और ये कहने का मकसद कि ये जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस वगैरह में जो प्रॉब्लम आ रही हो आपको, वो हम मिल के डिस्कस कर लेंगे। उसका मकसद ही यही है कि जो प्रॉब्लम आए आपको, जो टर्मिनोलॉजीज जिससे क्या करने? माइक म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ, थैंक यू। तो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हों, इस तरह की कोई नई टर्म जो है वो आप सीख लेते हैं या को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो वो चीज़ फिर हम डिस्कस कर लिया करें कि यार ये क्या है और इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि ये एवरेज कॉस्ट है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इन चीज़ों का बेसिकली पर्पस है क्या और इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मसलन अब ये इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है, तो ये ऑब्वियसली सॉल्व भी हुई भी होगी नीचे। तो दी ऑडियो फाइल sells high performance stereo equipment. Massachusetts Acoustic recently introduced a Carnegie 440, a state-of-the-art speaker system. During the current year, the audiophile purchased 9 of these speaker systems at the following dates and acquisition costs. अक्टूबर 1 को उन्होंने 2 यूनिट परचेज किए, 3000 उस वक्त यूनिट कॉस्ट थी, 6000 की टोटल कॉस्ट पड़ गई उनको।
3 यूनिट्स फिर परचेज किए, 3200 उसकी यूनिट कॉस्ट थी, 9600 की टोटल कॉस्ट पड़ गई, और 3250 जो है वो 4 यूनिट परचेज किए जो कि 3250 उसकी जो कॉस्ट बनती है वो थी, तो $13,000 हो गए ना एक सर? मिनट मैं मौसम में कुछ और हुआ, एक ओके सर। अच्छा, तो हाँ, तो 13,000 कॉस्ट हो गया नवंबर 21 को। अब ये इसने क्या किया कि अक्टूबर 1 को लिया है, नवंबर 17 को लिया है, दिसंबर 1 को, ये 4 परचेजेस की है उसने। The audiophile sold 4 of these speaker systems to Boston Symphony. The other 5 Carnegie 440 remained in inventory at December 31st. अब ये जो सिस्टम्स नीचे इन्होंने बताए हुए हैं ना, हम इसमें से बी पहले उठा लेते हैं और सी फिर उसके बाद उठाते हैं। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम है वो ये कहता है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, वो नहीं है कोई इसमें। अच्छा, जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे होंगे ये वाला सिस्टम, तो हम क्या करेंगे कि पहले वो प्रोडक्ट बेची जाएगी जो कि पहले आई थी। मसलन ये वाला जो है ये सबसे पहले नंबर पे बेचा जाएगा, तो इसका नंबर होगा 1, ये सबसे पहले बेचा जाएगा। अब इसने 4 बेचे हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद फिर बारी आएगी, जो अब 2 इन्होंने और भी बेचने थे, अब बारी आएगी इसकी, ये सेकंड जो स्पीकर सिस्टम्स जो आप बेचेंगे वो इन 3 में से बेचेंगे। तो टोटल आपने 4 बेचने थे, 2 ये बिक गए और 3 आपने, इन 3 में से 2 बेच दिया आपने। इसका मतलब है एक दिसंबर 31 को 1 यूनिट पड़ा हुआ होगा जिसकी कॉस्ट थी 3200, और 4 यूनिट पड़े हुए होंगे जिनकी कॉस्ट है 3250। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जब हम FIFO या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हों, तो इसका मतलब है दोज यूनिट्स that were received first will be sold first. अच्छा, अब इसका मतलब है कि in this case the remaining inventory would be, रिमेनिंग इन्वेंट्री जो होगी वो इसका मतलब है कि वो हमारे पास होगी 1 यूनिट जिसकी कॉस्ट है 3200 एंड 4 यूनिट्स जिनकी कॉस्ट है 3250। ठीक हो गया? जो पहले आया उसको पहले बेचा जाएगा। ये सिस्टम इसलिए बेहतर और अच्छा है कि इस सिस्टम में जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई होती है वो अपडेटेड वैल्यूज़ के ऊपर होती है। ये मोस्ट करंट वैल्यूज़ है जो 3250 है। तो आपकी इन्वेंट्री
मोस्ट रीसेंट या क्लोज टू द मोस्ट रीसेंट वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है अवेलेबल। रीसेंट वैल्यू या क्लोज टू द मोस्ट रीसेंट वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, मौजूद। इसके अपोजिंग जो फाइफो है, सॉरी लाइफो है, ये जो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, लाइफो में क्या होगा, लास्ट इन विल बी फर्स्ट आउट। जो एंड पे आया है वो पहले बेचा जाएगा। मसलन अब 4 यूनिट्स उन्होंने बेचने थे, तो वो 4 यूनिट्स कौन से वाले बेचेंगे, जो सबसे एंड पे आए हैं। तो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है उसमें क्या हो रहा होगा, those units that were received last will be sold. So in this case, the inventory that was received on December 1 will be sold first, and the closing inventory and the remaining inventory would comprise of 3 units जो के 3200 के हैं, एंड 2 यूनिट्स जो के 3000 के हैं। तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर ले रहे होंगे तो वो और होगी, और यहाँ पे जो आप इन्वेंट्री ले रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, एवरेज में क्या होगा कि हर दफ़ा जब हम कोई नई परचेज़ करेंगे तो हम एक नई कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे हर दफ़ा। मसलन जब आपने 3000 यूनिट्स दो यूनिट परचेज़ किए थे 3000 पे, और फिर 3 और यूनिट परचेज़ किए थे 3200 पे, तो अब हम क्या करेंगे, 3000 प्लस 3200 इसको हम 5 यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस्ट जो होगी हमारे पास, सॉरी 6000 और 9600 को 6000 और 9600 को 5 यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है सर, एवरेज कॉस्ट एक दोबारा समझा दें, 5 यूनिट से क्यों डिवाइड करेंगे? देखिए, जब आप एवरेज करते हैं किसी चीज़ की, अगर आपने कोई भी दो नंबरों की एवरेज करनी हो तो आप क्या करते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल। हाँ, देयर सम डिवाइडेड बाय द टोटल। तो सम इनकी कितनी है, 9000 है और 6000 है। यस सर। इनको हम इनके टोटल से, जो कि 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ओके सर। ठीक हो गया। तो ये आगे भी ये इन्होंने सॉल्व भी किया हुआ होगा मेरा ख्याल है, और वो जो आगे भी वो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, तो उसमें भी यही जो है वो यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व किए हुए हैं।
हमने वो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू और वो वाली चीज़ें जो है वो भी हमने देखी हुई है। सर इन्वेंटरी तो मिड्स वाला नहीं था, मिड्स में आना था सर, फाइनल में तो नहीं आएगा। फाइनल में भी आएगा, ये जिस जिस चीज़ की असाइनमेंट दे रहा हूँ ये सारे फाइनल में भी आएंगे। ठीक ठीक हो गया। अब हमारे बेसिकली एक ये टॉपिक रह गया और लाइबिलिटीज़ में से कुछ चीज़ें दो रह गई हैं, बाकी जो है तो हमने तकरीबन हम जो है वो हमने कर लिया है। आज जो हमने जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है वो बेसिकली ये ज़रा माइक, हाँ बस म्यूट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। सर जी सर आप लोग यूनिवर्सिटी आते हैं जिस तरह पहले की रूटीन में आप आते थे क्लासेस लेने? हाँ जी, अभी भी यूनिवर्सिटी में ही हूँ। ठीक है सर। शायद आप लोगों का भी काम अभी शुरू हो जाए कैंपस, आपको शायद नॉट वो के प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो गवर्नमेंट फैसला कर लेती है तो फिर हो सकता है कि आप लोगों की भी क्लासेस शुरू हो जाएं और पेपर भी प्रॉबेबली आपके ऑन कैंपस ही हो जाए, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी क्या होती है, कौन बताएगा? कंपनी क्या होती है? सर ऑर्गेनाइजेशन। सर गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यस सर। तो ये तो हर बिजनेस के बारे में ही नहीं होना चाहिए कि वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मसलन अगर कोई सिंगल एक बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप अगर बिजनेस चला रहा है तो वो भी तो गोल ओरिएंटेड ही होगा ना, वो भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो भी कंपनी, वो भी अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है, सेल्स इंक्रीज करना चाहता है, तो गोल ओरिएंटेड तो वो भी है। पार्टनरशिप है कोई तो उसके साथ भी ऐसा ही है कि वो भी जो है वो अपनी पार्टनरशिप को, जी जी सर ये रजिस्टर्ड बिजनेस रजिस्टर, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो होती है वो भी रजिस्टर की जाती है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो सिंगल बंदा कंपनी चला रहा होता है या बिजनेस को चला रहा है, वो बंदा भी अपने बिजनेस को रजिस्टर तो वो भी करवाता है एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो रजिस्टर्ड तो सारे ही हैं। कंपनी में ऐसी क्या खास बात है? सर कंपनी प्रॉफिट भी होती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, और सेम इसी तरह सर सेपरेट एंटिटी होती है। पहली चीज
कि इसकी सर सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी बाकायदा अपनी अलहदा कानूनी हैसियत होती है। कानून भी इसकी अलहदा सेपरेट हैसियत को इसकी कानून भी मानता है कि भाई इसकी अलहदा हैसियत है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। वजह उसकी ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स या पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें जो भी बिजनेस कमाएगा, ओनर अगर मौजूद है तो बिजनेस भी मौजूद है। ओनर अगर सपोज अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर वही मर जाता है तो उसके नाम पे ही रजिस्टर हुआ है, उसके औलाद या उसके जो भी कानूनी वरसा हैं वो बिजनेस संभाल ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो जो रजिस्टर हुई हुई है वो जिस बंदे के नाम पे हुई हुई है, असल मालिक बेसिकली वही था जो कि अब मर चुका है। तो जो भी वरसा हैं वो फिर उनको अपना बिजनेस अलहदा नाम से या अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो जब तक बिजनेस है, जब तक ओनर है बिजनेस है, जब तक ओनर नहीं है बिजनेस की हैसियत ख़त्म हो जाएगी कि आपको नए नाम से या अपने नाम पे उसको अलहदा से जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस बिजनेस को। पार्टनरशिप है, सपोज मैं और उसामा शकील जो हैं वो 50-50 के पार्टनर्स हैं, कोई भी बिजनेस है हमारा, और मैं अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता हूँ। अब ये पार्टनरशिप ना रही क्योंकि एक बंदे की पार्टनरशिप तो नहीं हो सकती। तो अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप्स के केस में, पार्टनरशिप्स के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप्स के केस में, पार्टनरशिप्स के केस में बिजनेस उस वक्त तक कायम है और उसकी हैसियत है जिस वक्त तक ओनर मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर मर जाता हूँ तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, क्योंकि सर, अगर पार्टनरशिप के लिए सर किसी और की मिसाल दे लें। एक ना एक दिन तो सब ने जाए, तो मिसाल देने में क्या हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। मैंने आपका नाम नहीं लिया। सर मेरा नाम ले लें। यार ये पहले भी किसकी आई सर थी? मेरा नाम ले लें। सर आपकी मोहब्बत आप दोनों की बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि बिज़नेस उस वक्त तक मौजूद रहेगा जिस वक्त तक ओनर्स मौजूद हैं। ओनर्स नहीं होंगे बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। जी सर, समझ गए समझ। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी की एक अलहदा ज़ाती कानूनी हैसियत होती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन और वो उस कैपेसिटी में रजिस्टर की जाती है। सर लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी है, वो लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिकली करती होती है। लेकिन आपने वो सुना होगा कि भाई आज इतने करोड़ इतने लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। इसका मतलब है कि इतने करोड़ इतने लाख ओनर्स तब्दील हो गए एक दिन में। इतने करोड़ इतने लाख ओनर्स तब्दील हो गए एक दिन में, और बिजनेस अपनी जगह पे जो है वो कायम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वरना वैसे तो जैसे हमने कहा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में ओनर्स तब्दील हो जाएं। सपोज मैं और उसामा जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस है और हम में से कोई एक बंदा पार्टनरशिप वैसे छोड़ देता है कि नहीं यार मैं अपना ज़ाती बिजनेस जो है वो करना चाहता हूँ, तो मैं अपने बिजनेस में अकेला ही पार्टनर तो नहीं रह सकता, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने और उसामा ने 50-50 की पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और हम अहमद हसन को इंडक्ट कर लेते हैं एज एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी सर मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, अभी वाईफाई लिया लेकिन वो बहुत दूर है तो डिस्कनेक्ट हो रही है क्लास बार बार। मैं सच्ची बात बताऊं
सर आवाज भी नहीं आ रही ना। मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं आपकी आवाज़ सुन के इतना ऑनेस्टली परेशान हुआ कि पता नहीं आपकी तरफ कोई डाका पड़ गया है या किसी ने पिस्तौल तान ली आप पे या कोई यहाँ पे कोई अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रहा है, तो आप इतनी परेशान आवाज़ में बता रही हैं। सर ये तो मेरे घर वालों ने अजीबो गरीब हरकतें की हुई हैं, वाईफाई उतरवा दिए, बहुत मुसीबत हुई हुई है। मैं टिशू मेरे पास ही है, मैं आँखों में मेरी आंसू आ गए हैं, तो मैं ठहरे 1 मिनट में ज़रा आंसू साफ कर लूँ। सर ये देखें अब मेरी कितनी माजल गा रही है। ये मैं आप लोगों के सामने ही ये सर एडजस्ट करें थोड़ा सा। आज मैं ये मैं नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को, यानी जाके किसी तरह क्लास ज्वाइन हो जाए। ये मैं आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, मेरे जी सर नजर आ रहे हैं। आंसू साफ किए हैं मैंने। बहुत दुखी स्टोरी थी आपकी, हम आपके गम में जो है वो बराबर के शरीक हैं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वैसे होता है। तो और कोई चीज़ ऐसी जो कि कोई दुखी कोई और या है कुछ या नहीं? बुशरा 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 गायब हो गई। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि उसकी अलहदा कानूनी हैसियत होती, फिर यह है कि उसमें परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि एक के बाद एक ओनर तब्दील हो रहा है और हर जो भी बंदा जो भी ओनर जगह छोड़ रहा है उसकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई इंडिविजुअल कोई ना कोई ओनर पहले से मौजूद है जो कि उसकी जगह पे आ जाएगा। एक ओनर जाएगा, शेयर बेचा आपने, जैसे ही आपने शेयर बेचा तो कोई और बंदा आपकी कंपनी का ओनर बन गया, तो ये काम मुस्तकिल होता रहता है। सक्सेशन सक्सेसर से है, जाननशीन को कहते होते हैं, कोई ऐसा बंदा जो कि आपकी जगह लेगा। तो परपेचुअली कंटिन्यूअसली आपकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई बंदा आता रहेगा और ओनर, क्योंकि बिजनेस अपने नाम पे रजिस्टर हुआ है, इसलिए ओनर्स के तब्दील होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक जो कि किसी बिज़नेस को कंपनी बनाती है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी बिज़नेस को कंपनी बनाती है। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि भाई रजिस्टर होना, तो पार्टनरशिप भी रजिस्टर होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर होती है। कंपनी कौन सी चीज़ से बनती होती है, तो क्या ऐसी खसूसियात होती हैं, वो क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कोई कंपनी बनती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ऐसा बिजनेस जो कि बाकायदा तौर पे अपनी हैसियत से, अपनी अलहदा ज़ाती हैसियत से रजिस्टर हो, अपनी ज़ाती हैसियत से रजिस्टर हो, उसको कंपनी कहते हैं। जिसमें ओनर्स चेंज होते रहें और किसी के आने जाने से फ़र्क ना पड़ता हो, और जिसकी कोई कॉमन आइडेंटिफिकेशन हो, उसे कॉमन सील कहते हैं। कि अब ओनर्स, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में या जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं उसमें क्योंकि ओनर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब हर बंदे को एड्रेस करना मुश्किल होगा। अगर किसी ने कोई मुकदमा करना है, अगर कोई टैक्स लगाना है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कंपनी को ही इन्वॉल्व करेंगे। कंपनी अपनी ज़ाती हैसियत में ये जो कॉमन सील है, कॉमन सील मींस के कॉमन आइडेंटिफिकेशन। कंपनी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया मींस कंपनी के अंदर आने वाला हर बंदा ऑटोमेटिकली जो इस कंपनी से इनकम ड्रॉ कर रहा है
वो इस चीज़ में शामिल होगा। कंपनी पे मुकदमा कर दिया आपने, तो हर वो बंदा जो कि कंपनी के अंदर शामिल है, वो इस चीज़ में ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है जी। एक कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दें, कंपनी के अंदर जितने भी बंदे हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें शामिल सर हो जाएंगे। कंपनी का कोई ओनर भी तो होता है ना, अगर ओनर पे मुकदमा करें? शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, और हमने अगर मुकदमा करना होगा तो कंपनी के ऊपर ही उनकी ज़ाती हैसियत में, अगर वो कोई नेग्लिजेंस उन्होंने की है और उसकी वजह से कोई फ्रॉड वगैरह किया है तो उनकी ज़ाती हैसियत में भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो टैक्स के मामलात होते हैं उसमें हम कंपनी के ओनर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उसमें कंपनी की, क्योंकि कंपनी अपनी कमाई खुद कर रही है, कमाई करने में उसके ओनर्स उसकी ज़रूर हेल्प कर रहे हैं जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन कंपनी कमाई खुद क्योंकि कर रही है, कंपनी अपनी कमाई रिटेन रख सकती है अपने पास, उसकी अलहदा अपनी हैसियत है, इस वजह से उसको उस अलहदा हैसियत में ही आप टैक्स भी करते हैं और उसको इन्वॉल्व भी करते हैं। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। आपकी बुक्स में उसको कैपिटल स्टॉक भी कहा जाता है, हमारे यहाँ पे उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। अब ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स दो तरह की हो सकती हैं। कॉमन शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। कॉमन शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। कॉमन शेयर्स वो हैं जो कि held by the two owners of an organization. They have last claim on the assets of the company. After paying all the liabilities. लाइबिलिटी जब सारी पे हो जाएंगी तो इनका क्लेम बिल्कुल आखिरी होगा। पहले उधार चुकाया जाएगा, लोगों को लाइबिलिटीज पे की जाएंगी, उसके बाद जब बिल्कुल आखिरी कुछ भी और किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, तमाम लाइबिलिटीज आपके सर से उतर जाएंगी। अब अगर पैसे बच जाते हैं तो आप इन ओनर्स में भी आप उसको तकसीम कर सकते हैं। सर कुछ कंपनी डिफॉल्ट भी तो कर जाती है ना, ठीक है, जैसे वो डिफॉल्ट करती हैं, वो जो लाइबिलिटीज होती हैं वो पे 6 नहीं बजे करते वो। नहीं, एक मिनट यार। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी? सर मैंने कहा कुछ कंपनीज होती हैं वो जैसे डिफॉल्ट कर जाती हैं, तो उनको वो जो पैसा देना होता है उन लोगों का, तो वो जो लाइबिलिटीज होती हैं वो तो वो अदा नहीं करती सर, बस वो कंपनी ख़त्म, तो अब लोग क्या करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की बात है। चलें, टाइप्स ऑफ शेयर्स से पहले हमने डिस्कस करना चाहिए था टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये हम लिख लेते हैं आपके सवाल के जवाब में। मैं ज़रा ये टाइप्स ऑफ शेयर्स जो हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके सवाल की तरफ भी मैं आता हूँ।
लिख लिया है मैंने, तो मैं फिर ये एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ शेयर्स में एक तो कॉमन शेयर्स थे हेल्ड बाय द ट्रू ओनर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव द लास्ट क्लेम ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, और no fixed dividend is paid to the owners। ठीक है जी, डिविडेंड फिक्स नहीं पे किया जाता। प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट कम हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो यानी इसके कंपैरिजन में इज ए हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड मींस दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये इज़ अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। नंबर वन, किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? इट रिजेंबल्स टू डेट सिक्योरिटीज as because the return is fixed। जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है वो प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स्ड होती है, ठीक है। और इट रिजेंबल्स टू equity, it resembles to equity because एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, आवाज आ रही है जी? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो इट रिजेंबल्स टू इक्विटी बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। होते ये शेयर्स हैं, लेकिन इसके ऊपर जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है। तो इसको हम रिटर्न की जगह डिविडेंड ही लिख देते हैं। इस पे जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, तो इस वजह से ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन they have they will be given a preference. They will be given a preference
अच्छा जी, इन केस ऑफ लिक्विडेशन दे विल बी गिवन अ प्रेफरेंस ओवर द कॉमन शेयर्स। कॉमन शेयर्स से पहले इनको पेमेंट की जाएगी। और फिर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है जी, रिटर्न फिक्स्ड है, हाइब्रिड सिक्योरिटी है, लिक्विडेशन में इनको कॉमन। फिलहाल के लिए यही काफ़ी है। अब हम चलते हैं उसामा के सवाल की तरफ। कंपनी बनाई इसलिए जाती है, दी बेसिक premise or establishing a company is to limit your liability. आपने अपनी लाइबिलिटी लिमिट करनी है। इन कंट्रास्ट टू sole proprietorship and partnership, where the liability is fixed. Liability is unlimited. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है उसामा? यस सर। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? सर जो क्या कहते हैं, होगा यूं कि सर लाइबिलिटी फिर रिमेन रहेगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, होता यूं है कि सपोज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए थे 5 मिलियन 50 लाख, और जो आपके ऊपर कर्जा है वो सपोज है 70 लाख। अब आपने जो भी अपना बिजनेस बेचा, तो सपोज टोटल अमाउंट जो आपको रिकवर हुई वो हुई 60 लाख। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इन 60 लाख को पे ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो 70 लाख की 70 लाख की लाइबिलिटीज़ को, जो कि आपके ऊपर जो है वो मौजूद है। अब आपके पास यानी लाइबिलिटीज़ हैं 70 लाख, पेमेंट है 60 लाख, और पेमेंट आई है 60 लाख। ऑब्वियसली 10 लाख आप पे नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात ही है। यस सर। अच्छा, अब ये जो 10 लाख है ये आपके बिजनेस से तो रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस से तो जो भी चीज़ें बेच के आपको सिर्फ टोटल पैसे ही 60 लाख मिले हैं। तो बिजनेस से तो पैसे आपको नहीं मिल सकते हैं सारे। तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप हैं, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो लोग अपने 10 लाख पूरे करेंगे, ठीक। क्योंकि प्रॉपर्टी जो बिजनेस है, सर नीलामी जिसे कहते हैं, नीलामी। एक बिजनेस है, बिजनेस के एसेट्स जो हैं वो हैं 60 लाख के, 60,000 के सपोज। इक्विटी जो है वो अब चली गई है -10,000 में, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हैं 70 लाख की, 70,000 की। टोटल एसेट्स तुम पूरा बिजनेस बेच दो, दुकान बेच दो, दुकान बेच के तुम्हें टोटल 60,000 मिलेंगे। लेकिन लोगों के तुमने कितने पैसे देने हैं? लोगों के तो तुमने 70,000 देने हैं। बिल्कुल। दुकान बेच दी, सामान बेच दिया, सब Yes, कुछ sir. जो कुछ दुकान में था सब बेच दिया, फिर भी सिर्फ 60,000 रुपये आए। तो 10,000 तो अभी भी रहते हैं। अब ये 10,000 वो आपकी Yes. ज़ाती जायदाद, आपका मकान, ज़ाती मकान, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका पंखा, आपकी फ्रिज बेच के, और वो कहेंगे यार ये 10,000 पूरे करो। हमें नहीं पता, दुकान तो तुमने पहले ही बेच दी, हमारे पैसे अभी भी रहते हैं, हमें हमारे पैसे चाहिए। सही।
तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जाती जायदाद बेच के, इस चीज को अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। और ये सर वो किस तो एकदम तो नहीं बिकती, वो ना बेचे तो फिर केस वेस लंबे चलेंगे और क्या। वो हम सपोज करते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं और हर चीज़ का फैसला बहुत जल्दी हो जाता है, सही। फौरी तौर पे हो जाता है। हम फिलहाल के लिए यही अज्यूम कर रहे हैं, पाकिस्तान को हम अज्यूम नहीं कर रहे। तो उस केस में सर बहरहाल अज्यूम आपको, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कसम से बहुत मुश्किल है, यकीन करें। जी जी, बस वो ऑब्वियसली हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, तो नहीं टाइम देंगे तो फिर मुश्किल ही है, फिर बेचारे क्या करें आप लोग। अच्छा, अब जब लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा कि बिजनेस बेच के, ये जो दुकान बेच के जो 60,000 आए हैं तुम्हारे पास, आप ये इनको पे कर देंगे और इनके 10,000 रुपये डूब गए, यस। क्योंकि कंपनी बनाने का मकसद ही बेसिकली अपनी लायबिलिटी को लिमिट करना था। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में कर रखी थी, जितनी रिकवरी बिजनेस से हो सकती है, बस उतनी ही रिकवरी पॉसिबल है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व वो नहीं कर सकते। ठीक है सर कंपनी के केस में, कंपनीज के केस में, कंपनीज के केस में लायबिलिटी होती ही लिमिटेड है। सर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो सकती कंपनी के केस में? एक केस में हो सकती है, लेकिन फिर वो उसके लिए फिर कंपनी बनाने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये काम तो सोल ट्रेडरशिप में भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है। एक टाइप ऐसी है कंपनीज की जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है। अब जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं उसमें जो पहली टाइप है, हम उसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी शेयर्स खरीदते हुए, मैंने 2.5 लाख रुपए के शेयर्स लिए, मींस कि मैंने कंपनी को 2.5 लाख रुपए हवाले किए, उसके बदले में मैंने शेयर्स ले लिए। बस अब इससे ज़्यादा पैसे मुझसे मांगे नहीं जा सकते। जितने शेयर्स मैंने खरीदे हैं मेरी लायबिलिटी वहाँ तक लिमिटेड है और बस। दूसरी टाइप जो है उसको हम लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में ये होगा कि जो शेयर्स के अलावा भी आप गारंटी देंगे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, आप ये गारंटी देंगे कि मैं इस 2.5 लाख के अलावा भी अगर कंपनी बंद होने लगी, और जैसे ये अभी कंपनी बंद होने लगी थी जी, और कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं भी अपना हिस्सा डालूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं भी 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 लाख, 5 लाख, 55 लाख, 70 लाख, जो भी, मैं भी गारंटी देता हूँ कि मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करूँगा। लेकिन अगर नॉर्मल कोई छोटे मोटे बिजनेस के हालात ऊपर नीचे होते हैं तो ये गारंटी उसके लिए नहीं है। ये गारंटी कंपनी बंद होने लगे और कंपनी को अगर इस किस्म की सिचुएशन में पैसा चाहिए है तो तब मैं गारंटी देता हूँ कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा टूवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी। मैं 10,000 इसमें डालूंगा मज़ीद, ताकि ये 70,000 रुपये जो इनके हैं ये इनको वापस किए जा सके। तीसरी टाइप जो है कंपनी की, विच इज़ वेरी 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 रेयर, इतनी रेयर कि मैंने आज तक इस किस्म की कंपनी देखी नहीं है। मतलब समझो नहीं है। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने पूरे कैरियर में मैंने कोई ऐसी नहीं देखी कंपनी जो कि अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड का मतलब है कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड ही रखनी थी तो फिर कंपनी बनाने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। आपने पहले केस में जितने अमाउंट के शेयर्स खरीद लिए, आपने अपनी लायबिलिटी उतनी लिमिटेड कर ली, अब आपसे और पैसा नहीं मांगा जा सकता। ये हम इन लोगों से कहेंगे भाई ये 60,000 हैं और ये 60,000 ही हैं,
आप मुझसे मजीद पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि मैंने आपसे शेयर्स खरीदे थे और मैंने आपको पैसे दे दिए थे। गारंटी वाली केस में जितनी बंदे ने गारंटी दे दी है कि भाई इन शेयर्स के अलावा भी मैं गारंटी लेता हूं कि सपोज मैं 1000 मैं आपको और भी दूंगा, अब 1000 तो उससे रिकवर की कर लिया जाएगा, 9000 इन लोगों के फिर भी डूब जाएंगे। ठीक। तो कंपनी बनाने का बेसिक मकसद सर मतलब वो पैसे देने का हकदार नहीं है, ऐसे ही तो बात है। पैसे देने, बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि वो पैसे देने का हकदार नहीं है। अगर वो कंपनी है तो उसने जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में की हुई थी वो बस उतनी ही अमाउंट देने का पाबंद है, उससे ज़्यादा अमाउंट देने का पाबंद नहीं है। कहानी खत्म होगी, कहानी खत्म होगी, बात ही खत्म होगी, पीछे रहा ही कुछ नहीं किया। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि कोई 10-1 मिनट की ब्रेक करते हैं, लेकिन 10 मिनट की ब्रेक का मतलब 10 मिनट की ब्रेक, और फिर क्लास हमारी वैसे कितने बजे ख़त्म होती है? 6 बजे। 6 बजे। 6 o'clock। 6 बजे ख़त्म होती है? यस सर, आधा घंटा रह गया। सर 8 तक चलाएं आप। नो सर। कितनी देखें ना, ये ऐसे पढ़ने वाले लोग कितनी मेहनत के साथ उन्होंने कहा कि नहीं सर आप 8 बजे तक कर, 5:30 तक ब्रेक कर लेते हैं, 5:22 मेरी घड़ी पे हो रहे हैं, तो 6 बजे सर 23। हाँ 23 सर। तो हम जो है फिर वो 6 बजे तक क्लास जो है वो फिर कोशिश करेंगे कि हम ख़त्म कर दें, ठीक है? ओके सर। ओके जी, 7 मिनट तो 20 हो गए। अच्छा सर, ये जैगम साहब का ये जो आपको पता है वो एक घंटे सर वो कौन से बनाए हैं दो वीक्स? अच्छा ये पड़ा हुआ नहीं है वीक सर यार 12 घंटे में मसला ना है। अच्छा इसमें अपनी मेकअप के साथ मेकअप नहीं लिखा हुआ, एक नहीं लिखा हुआ सर, ये इसको है कोरोना या तो हाथ से लिख लिया जाए, फिर हमने हाथ से करना है कोरोना सब ऐसा देना पेंसिल से लिख नहीं पाएंगे आप ज्यादा चेंजेस हैं नहीं बस फिर आप मेकअप पे ही देखना इसके फॉर्म मेरे पास पूरे में ज्यादा चेंजेस तो काट देते हैं ज्यादा चेंजेस नहीं। अब ये चीज को मेकअप करनी है, मेकअप के लिए 2 घंटे सब लोग बैठे और इसको देख लीजिए पूरा निकालना हुआ निकाल दीजिएगा।
सर टाइम हो गया, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कॉरपोरेशंस की कि इनको बनाने का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है और क्या सिचुएशन है इनकी। और बाकी आप जो है वो देखते रहिएगा। हाँ, जो शेयर्स की क्लासेस हैं, क्लासेस ऑफ शेयर्स, सबसे पहला जो है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कह लेंगे इसको। जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है ये है कि टोटल लिमिट ऑफ शेयर्स that company can issue over its lifetime। फिर दूसरा जो है वो है issued subscribed and paid up capital। ये वो अमाउंट है जो कि द नंबर ऑफ शेयर्स
from the authorized limit that are issued till date, and the amount is paid in full. ठीक है जी। सबसे पहले तो टोटल शेयर कैपिटल जो कि टोटल लिमिट ऑफ शेयर्स हैं कि आप पूरी लाइफ में 1 करोड़ शेयर्स इशू कर सकते हैं, और उनमें से जितने आपने शेयर्स इशू कर दिए हैं उसको इशूड सब्सक्राइब्ड मींस के आपने यू हैव टेकन अप दोज शेयर्स, और पेड अप कैपिटल है मींस के आपने उसकी टोटल अमाउंट भी पे कर रखी है इन फुल एडवांस में, पेड इन फुल इन एडवांस। फिर जो amounts relating to the shares, एक इसमें से है पार वैल्यू, पार वैल्यू पार वैल्यू जो है ये वो बेसिक वैल्यू है, the basic value of a share that an owner needs to pay in order for him to become a shareholder. फिर इसमें जो एक है वो शेयर प्रीमियम है, या जी मैं कह रहा हूँ आपने जो ऊपर ये सब्सक्राइब वाला जो पॉइंट बताया ये एक दफ़ा दोबारा बता देंगे। ये जो है ये वाला देखें, सबसे पहले तो होता यूँ है ना कि ये जो शेयर इशुएंस का जो प्रोसेस होता है या जो शेयर देने का जो प्रोसेस होता है, इसमें होता यूँ है कि कंपनी सबसे पहले तो आपको ऑफ़र लगाती है, आप शेयर ख़रीदना चाहते भी हैं कि नहीं ख़रीदना चाहते। उस ऑफ़र के थ्रू होता यूँ है कि वो शेयर्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। शेयर ख़रीदने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ता है कि जब कंपनी शेयर ऑफ़र करती है आपको उसकी एक शेयर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वालेकुम सलाम, इधर कहाँ फिर रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, तो हो गई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाँ तो करवा दी, चलो ठीक। सर वो दूसरी एक और चीज वो मैंने नया अकाउंट भी बनाया वो क्लासरूम के लिए, उसमें भी नहीं चल रहा, उसमें वो सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने अकाउंट वगैरह डाला, हाँ सर को मैंने मेल कर दी थी कि ये मेरा नया अकाउंट है, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। किन को भेजी थी मेल? सर शायद को मैंने बता दिया था कि ये मेरा नया अकाउंट है गूगल क्लासरूम के लिए। वो मुझे भी डिटेल भेजो। सर मुदस्सिर का पता? उस पे ये ना कि उस पे कुछ है ही नहीं रहा। सर हसन है? एरर नहीं आपको उसमें सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा। सर हसन से रब्ता किया? सर हसन से? हाँ सर हसन को भेजो। ठीक है, सब्जेक्ट तो वो सब्जेक्ट कोड डालोगे तब होगा ना सही। कहां पे है सर? कौन? सर अभी तो वो चले गए। फिर सर को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। हाँ हाँ वेलकम। अच्छा तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी आपको ऑफ़र लगाती है, आप यानी अखबार में इश्तिहार देती है कौन कौन शेयर लेना चाहता है। आप फिर क्या करते हैं कि एक शेयर एप्लीकेशन लेके वो फिल करके कंपनी को भिजवा देते हैं अमाउंट समेत। तो कंपनी आपके नाम पे शेयर्स जो है वो अलॉट करती है, आपको ऑफ़र लगाती है। हाँ भाई शेयर लेना चाहते हो, आप फिर क्या करते हैं कि आप कहते हैं हाँ जी ठीक है,
अमाउंट भी और एप्लीकेशन भी मैंने इसीलिए जमा करवाई थी कि मैं लेना चाहता हूँ। तो कंपनी क्या करती है, आपको अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में लिख लेती है। वो जो ऑफ़र लगाई थी कंपनी ने, जो अलॉट किए थे शेयर्स आपको, और आपने फिर कहा कि हाँ ठीक है मैं लेना चाहता हूँ, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, इस चीज़ को सब्सक्राइब्ड या सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आपने शेयर लेने की हामी भर ली और आपने उसकी अमाउंट भी पे कर दी। तो जो एप्लीकेशन आपने भेजी थी, उस एप्लीकेशन के साथ ही आप चेक भी भेज देंगे कि भाई ये टोटल शेयर्स कितनी अमाउंट बनती है, तो ये शेयर्स जो हैं ये मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है? यस सर, ठीक है। अच्छा, मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर की वो है वैल्यू ऑन विच a share is being traded in the market. अच्छा जी, जो शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम शेयर प्रीमियम जो है वो द डिफरेंस बिटवीन the market value of a share and the par value of a share, जितने का वो मार्केट में बिक रहा है और जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, उसको हम शेयर प्रीमियम कहेंगे या प्रॉफिट कहेंगे, जो कि आपने शेयर के ऊपर कमाया है। ठीक है? मसलन मार्केट वैल्यू है उसकी 100, जबकि शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपीज़। इसका मतलब है 10 रुपये की चीज़ आपने 100 रुपये की मार्केट में आप बेच रहे हैं। तो जो शेयर प्रीमियम होगा वो 100 माइनस 10 90 होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की, देयर इज no limit as to the maximum value of premium। जितनी आपकी कंपनी की पोजीशन या जितनी आपकी कंपनी की वर्थ बेहतर होगी, उतना प्रीमियम जो है वो आप ज़्यादा वसूल कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स जो है ये है कि वाज़े ही है कि ये क्या चीज़ होगी। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है बहरहाल के मैक्सिमम लिमिट ऑन विच a share can be issued on discount is 10%। पार वैल्यू के 10% तक आप कंपनी खुद डिस्काउंट दे सकती है। उससे ज़्यादा फिर अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो फिर आपको जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ से इजाज़त लेनी पड़ती होती है। तो ये वो हैं जी जो पेड इन कैपिटल की वो हैं क्लासेस शेयर्स की। पार वैल्यू है, जब आप ये नो पार स्टॉक हमारे यहाँ पे नहीं होता, तो हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान में नो पार स्टॉक नहीं होता। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है, और बुक वैल्यू को भी हम डिस्कस करते हैं। बुक वैल्यू को भी हमने डिस्कस नहीं किया। और
स्टॉक स्प्लिट्स और इनके ऊपर फिर हम बाद में आते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक क्या है। जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज। सर जी 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 ऐसा तुम एक धमाका करते हो ना एकदम, बंदा कहता है यार पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। हाँ उसामा क्या कहना है? सर मैं नहीं कह रहा, इश्तियाक बोल रहा था। इश्तियाक था सर। जी जी इश्तियाक। सर मैं कह रहा था कि कोशिश करें मिड से पहला कोर्स इंक्लूड ना हो। वो जानू मैंने तो करना नहीं है, वो तो इंस्ट्रक्शंस हेड ऑफिस से आनी है। सर पेपर मेन कैंपस से आएगा? थोड़ा बहुत हमारा भी शामिल होगा और मेजॉरिटी यानी काइंड ऑफ आप यूँ समझ लें 60-40 होगा। सर जितना भी आपने मिड से पहले पढ़ाया वो सारा इंक्लूड है? सब इंक्लूडेड है जी। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था ना, टोटल कोर्स से ही आया था। नो सर लास्ट टाइम सर लेकिन लास्ट टाइम ने वो कर दिया था सर, वो प्रोटेस्ट की वजह से ना वो मिड वाला इन्होंने निकाल दिया था बाहर। अच्छा चलें वो इस दफ़ा देखें, अभी तो वो शायद आपको ऑन कैंपस बुला लें और पेपर भी आपके ऑन कैंपस हो जाए शायद। आई एम नॉट सेइंग दो क्लास से लेके ऑन कैंपस में पेपर ऑन कैंपस कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ डिग्री डिग्री वैसे दे देनी चाहिए। सर कोई हालत नहीं है यहाँ कैंपस में देने की। हाँ मैं तो अभी वो उसी बात पे तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे हिसाब से तो डिग्री वैसे दे देनी चाहिए इनको, यानी यस सर 4 साल भी लगा के क्या करना है। डिग्री दे देनी चाहिए उनको, ऐसे ही बेचारे निमाणों आपको परेशान करते रहते हैं कि वो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो पेपर कैसे देंगे और पास कैसे करेंगे। तो ज्यादती है ना, जुल्म है ना ये छोटी छोटी। नहीं सर पास तो हमें पता आप कर लेंगे, कर लेंगे। सर कोई डील शील हो सकती है? सर लेफ्ट कर गए सर, शो तो हो रहे हैं। कोई डील कर ले। रिकॉर्डिंग हो रही है, मत इतने कुछ बोलो। 10 तोला लो और घर जाओ। कुछ लीव कर देते हैं क्लास पे सारे। सर क्लास में तो थे अभी। लीव हो गई सर की क्लास, रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी 2 मिनट देख लेते हैं, अगर सर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो लीव कर देते हैं। सर ऑफिस में बैठे हुए, मैं ऑफिस के बाहर बैठा हूँ। सर से पूछें फिर आप। यार सर का नेट बंद हो गया ना सर, ऑफिस क्लास ज्वाइन करें। अच्छा ठीक है। यार सर को कहो कि एक्सक्लूड करें किसी तरीके से, कसम से नहीं होगा और पेपर। अगर तो ऑन कैंपस पेपर हुए फिर तो कैसे हम करेंगे सर? एक तो मैं डरा रहे हैं ऊपर से। सर खुद कराएंगे, टेंशन ना लो। ऑन कैंपस कैसे होते हैं? ऑन कैंपस पेपर नहीं होते। और दूसरी बात है कि ऑन कैंपस होंगे तो खुद ही नंबर देंगे हमें। 20th से बोर्ड और हमने किसी सब्जेक्ट का भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ इनकी बात नहीं। किसी को तो ऐसा तो नहीं है कि किसी का भी नहीं पढ़ा। तुम्हें पर्सनल ग्रूमिंग तो आती होगी कम से कम से, पढ़ो ना पढ़ो, क्या कहती हो? जी तो बस अकाउंटिंग पर्सनल ग्रूमिंग है। पर्सनल ग्रूमिंग हाँ वो बहुत आती है, उसमें नंबर जैसे बहुत अच्छे हैं। और मैं नहीं देखो वो तो आसान होता है ना।
वो एक तो वो आसान है, लेकिन जिस तरह मैनेजमेंट है वो मुश्किल है, उसमें सारे नंबर भी इतने कम दिए हैं, सिर्फ 19 नंबर बने हैं टोटल। असल में ना आप लोग कहते हैं कि वो, सॉरी मेरा ज़रा नेट वो हो गया था, वो लैपटॉप मैंने गलती से वो बैग उठा रहा था तो वो बैग उसके लिड पे गिरा और लिड ही बंद हो गई, तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ी सी फिर रीस्टार्ट और वो रीजॉइन करने में टाइम लग गया। आप लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन भी करें, पेपर भी हम कज़न से करवाएं, और मार्क्स जो है ना वो हमारे कम अज़ कम को 25-30 से कम तो नहीं होना चाहिए, तो डिग्री भी मिल जाए, उसके बाद फिर हम बाहर जाएं, हम कहें यार देखें मैं कितना सख्त पढ़ने वाला और सख्त पढ़ने वाली बच्ची हूँ और सख्त पढ़ने वाला बच्चा हूँ, वो कहें बेटा हम आपको इस तरह करते हैं, कोई 25 लाख रुपए पर मंथ पे आपको जॉब पे रख लेते हैं, तो यार ऐसा तो नहीं होता ना। जिन सब्जेक्ट में ना पढ़ा हो ना, उन सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाए तो बंदा कहता है, और जिसमें पढ़ा हो और उसमें नंबर कम आए तो फिर होता है बंदे को। और क्या है कि सर कोई नंबर कम दे ना, और अगर आपको वो सब्जेक्ट भी आता हो फिर तो 25 लाख सैलरी लेनी भी बनती है ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कोई 30-35 कर लेते। अच्छा, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सपोज 10, और शेयर कैपिटल, क्योंकि जब भी कैपिटल इंक्रीज करता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल को हम 10 रुपीज़ से करेंगे क्रेडिट। ये तब होगा कि जब हम शेयर को पार वैल्यू पे इशू करेंगे। तो फिर व्हेन shares are issued at premium, तो फिर क्या होगा, बैंक को हम करेंगे डेबिट, जैसे अभी हमने वो 100 रुपीज़ वाली बात की थी, हमें 100 रुपीज़ मार्केट वैल्यू 100 चल रही है, हमने सपोज 100 पे ही शेयर इशू कर दिया, तो बैंक 100 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा हमेशा अपनी पार वैल्यू से, हमेशा अपनी पार वैल्यू से, जो कि थी 10, और जो प्रॉफिट हुआ है हमें 90 का, जिसको हम शेयर प्रीमियम कह रहे हैं, उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है जी, तो डेबिट भी 100 हो गई, क्रेडिट भी 100 हो गई। ये जो शेयर प्रीमियम है, ये बैलेंस शीट में, ये जो शेयर प्रीमियम है ये बैलेंस शीट में लिखा जाता है शेयर कैपिटल के साथ, ऑन लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज एंड इक्विटी साइड, एज अ कैपिटल रिजर्व। फिर जो है वो when shares are issued at a discount, when shares are issued at a discount, तो बैंक को हम करेंगे डेबिट। डिस्काउंट जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे होता है, तो आप खुद सपोज आपने 9 रुपीज़ पे शेयर इशू किया, डिस्काउंट पे आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑन इशू
ऑफ शेयर्स आपने खुद अपना नुकसान किया है, ये $1 से ये भी डेबिट हो जाएगा और ये भी डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 10 से। क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा ही पार वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा। और आज की बिल्कुल आखिरी बात, जैसे हमने डिस्कस किया कि शेयर प्रीमियम जो है उसकी नेचर एक कैपिटल रिजर्व की होती है और बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसी तरह जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये भी बैलेंस शीट में इशू किया जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में, और एज अ डेफर्ड कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फाइल जो है ये मैं भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। सैटरडे को क्लास होगी बुशरा, और सर किस टाइम पे? बुशरा किधर है? बुशरा नहीं है सर, वो फिर गायब होगी। सर किस टाइम होगी? टाइम जो है वो आपको फ्राइडे को बता दिया जाएगा। ओके सर। सर फ्राइडे को ही ले लें। फ्राइडे को आपकी ऑलरेडी क्लास होती है और मॉर्निंग में मेरी क्लास है, इसलिए इवनिंग में मैं ले नहीं सकता। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अब फ्राइडे को पहले ही तुम मारने वाला था। तो फ्राइडे को तो नहीं ले रहे, सैटरडे को ले रहे हैं। वो ऐसा को याद ही नहीं करेंगे, बेफिक्र हो यार। उन्हें याद है, तुम्हारी ड्यूटी लगाई है फिर भी गोली करा। कितने बजे क्लास है? ये सर ने कहा फ्राइडे को टाइमिंग बताएंगे। अच्छा सही है। मैं सर को ब्लॉक कर रहा हूँ, कोई चक्कर ही नहीं है। मैं सर को फायदा कोई नहीं है, फिर भी पता चल जाएगा। अहमदे तेरे पर ड्यूटी लग गई है, तू संभाल अपने को। अहमद आपने असाइनमेंट किया? तरीके से मैंने असाइनमेंट की है, लेकिन ये 7A 7.2347 नहीं किए। अहमद छापे मारे समझ के किया? मैंने यार सख्त छापे मारे। तो फिर सख्त छापे मारने थे, तो वो फिर उसमें जो मैंने भेजा था उसमें सारा कुछ था। हाँ ना, नहीं कुछ समझ आई है? वैसे समझ, मुझे तो जरा भी नहीं आई। नहीं मुझे भी मेरे घर मेहमान है, मैं तो मुझे तो बिल्कुल भी सामने तुझे आई है समझ? यार मैंने असाइनमेंट ही नहीं की यार। आप तो बस रहने दे। तभी तो कह रहा था सर को क्वेश्चंस भेजो, शायद दोबारा रिवीजन हो जाए, कुछ पल्ले पड़ जाए। ये पता तो है सर कौन ने एक सी ही क्वेश्चन असाइनमेंट करवाया। है? ये शुक्र है, ये पता है काउंटिंग की है। हाँ ये तो पता है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। सामा के फेवरेट सर की। सर का जो जुमला है ना, कर कुर लेंगे, वो मेरा फेवरेट है बस। कर कुर लेंगे नहीं, अब सर कर कुर नहीं पे यकीन रखते, अब सर बहुत हो गया। यार रिकॉर्डिंग हो रही है अभी तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सॉरी। ओए क्लास ओवर हो गई है, अटेंडेंस ही नहीं हुई।
क्लास खत्म हो गई है, अभी और होगी, कोई भी बता दे। किसी को पता क्लास होता खत्म। तो ना बैठे होते। इश्तियाक भाई क्लास खत्म हो गई है? जी क्लास खत्म हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज।